आज हम लोग जो है पद्माकर के कल हम लोगों ने जब कवि परिचय देखा और उसके बाद एक पद की व्याख्या देखी, तो उसके आगे के पदों की व्याख्या हम लोग आज देखते हैं, जिसमें आपके पद है दूसरा। बानी सो सहित सुबरन मुँह जहाँ रहे जहाँ धरती बहुत भांति अरत समाज को संख्या कर लीजे अलंकार है अधिक यामे राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को सुन महाजन चोरी होती चारि चरण की ताते सेनापति कहीं तजी करी ब्याज को लीजिए बचाए जो चुराए नाही कोई सौंपी वित्त की सी थाती मैं कवितन की राज को। अर्थात यहाँ पर कवि ने अपने कवित्व और धरोहर को सहेज करके रखने की बात कही है और श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर उन्होंने दोहरे अर्थ में इस पद से अर्थ लिया है। एक तो कविता के संदर्भ में और दूसरा धरोहर के संबंध में, कि धरोहर और कवित्व की रक्षा कैसे की जाती है और कविता कैसी होती है, इसका वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं। सेनापति कहते हैं, बानी सो सहित सुबरण मुँह रहे जहाँ, अर्थात मैंने वित्त के समान अपने कवितों की धरोहर राज्य को सौंपी है। बानी सो सहित सुबरण मुँह रहे जहाँ, अर्थात जो कविता अपने आप में अद्भुत और सुंदर वर्णों के साथ रची हुई है, जो सब किसी के मुंह में गुनगुनाई जाती है। धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और जिसने समाज में बहुत गहरे अर्थों के साथ अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है, अर्थात जो कि अपने आप को वहाँ पर सुंदर अर्थ के द्वारा समाज में ग्रहण की जाती रही है। संख्या कर लीजिए अलंकार हैं अधिक यामे, अर्थात जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ऐसे मेरे कविताओं में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो कि दोहरे अर्थ वाले हैं, श्लिष्ट अर्थ वाले हैं। मेरी कविता में अलंकार भी अधिक हैं। संख्या कर लीजिए अलंकार, अर्थात मेरी कविता में अलंकारों की संख्या भी अधिक है। अधिक यामे, अर्थात उनमें आप चाहें तो उनको गिन सकते हैं। अर्थात मेरी कविता में अलंकारों की संख्या भी अधिक है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। राखे मति ऊपर सरस ऐसे साज को, अर्थात आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कविताओं को अपनी बुद्धि में सदैव स्मरण रख सकते हैं। मति अर्थात अपने आप दिमाग में हमेशा ध्यान में रख सकते हैं और उनका सदैव स्मरण रखिए। वो कहते हैं, सुनो सुन महाजन, हे महापुरुषों, हे विद्वानों, सुनिए, चोरी होती चारि चरण की। आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है, इसलिए ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, इसलिए सेनापति कहते हैं, इसलिए मैं बिना किसी लोभ लालच में पड़े हुए इन छंदों को अपने राज्य को या आपको सुपुर्द करता हूँ, अर्थात सुनने वालों को सुपुर्द करता हूँ, ताकि आपको कभी पता चले कि ये छंद किसी और ने नहीं, कि ये मेरे द्वारा रचे गए हैं। जिससे जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो उसकी प्रसिद्धि सेनापति के पदों के रूप में होगी, ना कि उस सुनाने वाले व्यक्ति के रूप में। लीजिए बचाई जो चुरावे ना ही कोई सौंपी, अर्थात इसलिए आप बिना ब्याज का या बिना किसी ब्याज की लोभ लालच किए हुए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लीजिए बचाए, तो आप उनको बचा लीजिए, चुराए ना ही कोई सौंप, तो किसी ऐसे को सौंप दीजिए जिससे कि उनको कोई चुरा ना सके, जनता को, राज्य को और विद्वान जनों को, जिससे कि उनकी चोरी ना हो सके। वित्त की सी थाती, अर्थात ताकि कोई चोर न ले जाए और आप इनकी रक्षा करें। मैं कवितन की राज को, अर्थात इसलिए मैंने वित्त के समान अपनी कविताओं को
थाती धरोहर को मैं कवितन की राज को अर्थात मैंने राज्य को सौंप दिया है। और दूसरा अर्थ धरोहर के रूप में वो कैसे लेते हैं? सेनापति कहते हैं कि मैंने अपनी कविताओं की थाती राज्य को सौंप दी है। उस थाती में, उस धरोहर में चमकदार और कांतियुक्त सोने की मोहरें हैं। सुवर्ण मुँह जहाँ रहे, अर्थात सुवर्ण सोने की जो है धातु उसमें विद्यमान है। और अनेक प्रकार की संपत्ति धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और उसमें समाज के लिए बहुत तरह तरह की संपत्ति का भंडार पड़ा हुआ है। और संख्या कर लीजिए अलंकार, अलंकार का यहाँ दूसरा अर्थ उन्होंने आभूषण रखा है। इसमें बहुत से आभूषण रखे हैं और उनकी गिनती कर लो, चाहे तो आप उनकी गिनती कर लीजिए। इन्हें ऊपर खुला मत रखो, जिससे कि हे महाजन, आजकल तो 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। इसलिए बिना विलंब किए ये धरोहर मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। आप इसे बचा लीजिए ताकि इसकी चोरी ना हो सके। मेरे लिए कवित वित्त के समान कीमती हैं और मैं इन्हीं की थाती राज्य को सौंप रहा हूँ। अर्थात मेरे लिए ये सोने किसी धरोहर, कवित जो है किसी धरोहर से कम नहीं है और मैं इनको राज्य को सौंप रहा हूँ। अर्थात विद्वान जनों को सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ, जिसमें मेरी इस धरोहर को मेरे ही नाम से जाना जा सके। इस अर्थ में हम यहाँ पर 2 रूपों में इसका अर्थ पाते हैं। तो विशेष में हम लोग लिख सकते हैं कि कवित्व व धरोहर का कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग करके सुंदर उदाहरण प्रतिपादित किया है। दूसरा, यहाँ पर अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। और पद में जो है आपके कवित छंद देखने को मिलता है। अगला पद है करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे द्रग छोर छवि पावत तरना है। नाहिन समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरण मानो, सुरति को धरे बंशीकरण के टोना है। मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। यहाँ पर ये जो पद है ये उनका श्रृंगार वर्णन से संबंधित है और इसमें एक नायक ने नायिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन इस पद में उन्होंने किया है। सेनापति कहते हैं कि नायिका के नेत्र उसके कानों तक फैले हुए हैं। करत कलोल श्रुति दीर्घ, अर्थात उसके जो नेत्र हैं वो उसके कानों तक फैले हुए हैं, अर्थात लंबी तिरछी नेत्र वाली नायिका है। अमोल तोल, और वो काफ़ी बड़े हैं, अमोल, और मन को मोह लेने की अनोखी उनमें अमूल्य क्रीड़ाएँ वो करते रहते हैं और जिनका कोई मोल नहीं है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। छुवे द्रग छोर, उसके कान का आभूषण आँखों नेत्रों को छूता रहता है, जिसके कारण और उसके नेत्रों की शोभा उससे छवि पावत तरोना, और उस कान के आभूषण से उसके नेत्र जो हैं शोभा पाते हैं। नाहिन समान उपमान और सेनापति, सेनापति यहाँ कह रहे हैं कि उस नायिका की जो आँखों की शोभा है और सुंदरता है उसके लिए कोई उपमान दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसके लिए कोई उपमान ही नहीं है। छाया कछु धरत चकित मृग छूना है, और उसकी आँखों की शोभा तो कुछ ऐसे है कि मानो चंचल मृग शावक के समान प्रतीत होती है, जो कि इधर उधर चौंकता रहता है, चिमकता रहता है। सेनापति कहते हैं कि उस नायिका की श्याम वर्णी आँखें लोगों का ध्यान और ज्ञान भी हर लेती हैं। श्याम बरन, उस नायिका की श्याम वर्णी आँखें ज्ञान ध्यान को हरण कि लोगों का ज्ञान और ध्यान दोनों का हरण कर लेती हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि सुरती को धरे बंशीकरण के टोना है, अर्थात मानो वशीकरण जादू ने ही उन आँखों का रूप धारण कर लिया हो, जिससे कि वह हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित, अपने अनुकूल कर लेती हैं।
मोहत है करी सैन चैन के परम चैन। और उसके कटाक्ष से किसी को भी, वो अपने कटाक्षों से किसी को भी मोहित कर लेती हैं, अपनी ओर कर लेती हैं। वे चैन के परम एन अर्थात वे सुख के परम भंडार हैं, परम उद्घोषक हैं। नायक कहता है, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। इसलिए नायक कहता है कि हे मेरी प्यारी नायिका, ये जो तेरे नेत्र हैं ये मेरे मन के लिए क्या है, खिलौना है, खिलौने के समान है। अर्थात खिलौने के समान होने के कारण उसके मन का क्या करते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, उनको उसके मन को भाते रहते हैं, उसके मन को तरह तरह से उसका हरण कर लेते हैं और उसे अपने आप का भी उससे पता नहीं रहता है। इसलिए हे नायिका, तेरे जो ये नेत्र हैं ये अत्यंत ही चंचल उस मृग शावक के समान हैं, जो कि बिना कोई शंका या संदेह के इधर उधर भटकता रहता है और चारों तरफ अपनी ओर समस्त उस प्रकृति और उस वहाँ के वातावरण को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। इसलिए आपके ये नेत्र जो हैं ये पूर्ण रूप से लोगों को अच्छे लगने वाले और मेरे मन के खिलौने की भांति मेरे मन को ये मनोरंजन करते रहते हैं। यहाँ पर कवि ने जो है आपके विशेष अर्थ में ये है कि नक्सिक वर्णन किया है और नायक ने उसके अंतर्गत नायिका के सुंदर नेत्रों का श्रृंगार वर्णन के साथ वर्णन किया है। ऐसा ही कुछ पद आपके बिहारी का भी दिखता है, जिसमें हम ले सकते हैं, अर ते टरत न बद परे दई मारुक मनु मैन होडा होडी बड़ी चले चतुराई चितु चतुराई नैन। और प्रस्तुत पद्यांश में जो है अनुप्रास और उपमा के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानो, ये कहते हैं ना कि मानो सुरत को धरे बसीकरण की टोना है। अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है और इसके साथ ही यहाँ पर कवि छंद का उदाहरण प्रस्तुत हमारे सामने है।